योगपुर का राजा योगेंद्रनाथ बड़ा ही घमंडी और अकड़ू था। उसे ये लगता था कि उसके भाग्य के कारण ही उसके राज्य और परिवार में इतनी खुशहाली है। वो हमेशा इस बात को सबको याद दिलाता रहता था और सबको ये एहसास दिलाता रहता कि उसके अच्छे भाग्य के कारण ही सबके जीवन में इतनी सुख सुविधाएं हैं। एक दिन राजा अपनी पत्नी ज्योत्सना के पास गया। रानी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमें सच सच उत्तर दीजिए। रानी सावधान होकर राजा की बात सुनने लगी। पूछिए महाराज, हम तो हमेशा आपसे सच ही कहते हैं। आप जितनी सुख सुविधा में इस महल में रह रही हैं, ये सब किसके भाग्य से भोग रही हैं? रानी ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया, ये सब जो भी मैं भोग रही हूँ वो आपके भाग्य से ही भोग रही हूँ। मैं तो एक छोटे से नगर के मुखिया की बेटी थी। अगर आपने मुझे अपनी पत्नी न बनाया होता और मुझे पसंद न किया होता तो मेरी किस्मत में ये सब कुछ भी नहीं होता। राजा ये बात सुनकर फूले नहीं समा रहा था। उसने फिर से तंज कसते हुए कहा, आप ठीक कहती है रानी। जहाँ तक हमें याद है, आपका विवाह तो किसी मामूली जमींदार से होने वाला था ना? जी महाराज, वो जमींदार मुझे क्या ही देता जो मुझे आपसे मिला है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जीवन एक दिन ऐसे बदल जाएगा। ये सब तो हमारे भाग्य का ही कमाल है। राजा योगेंद्र का पुत्र राजकुमार संजय अपनी शास्त्र विद्या और अर्थशास्त्र विद्या सीखकर महल में वापस आ गया था। वो सीधे अपने पिता से मिलने गया। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। पुत्र संजय, तुम्हें गुरुकुल से वापस आते देख हमें तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। पिताजी, ये गर्व की बात नहीं है, ये सब तो आपका ही किया हुआ है। अगर आप मुझे गुरुकुल नहीं भेजते और अपने राजपाट में लगा देते तो मैं कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन आपने मेरी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को पूरा किया है। मैं तो आप जैसे पिता पाकर धन्य हो गया हूँ। राजा अपने पुत्र की बात सुनकर और प्रसन्न हो गया। तो बताओ पुत्र, ये सब तुम्हें किसके भाग्य से मिल रहा है? ये सब तो आपका ही भाग्य है जो मुझे ऐसी विद्या पाने का अवसर मिला। एक दिन राजा अपनी बड़ी पुत्री राधा के पास गया और उसके विवाह के बारे में बात करने लगा। पुत्री राधा, तुम्हारे विवाह के लिए हमने स्वयंवर का आयोजन किया है। राधा को इस बात की बहुत खुशी हुई। वो अपने पिता के गले लग गई और उनका धन्यवाद करने लगी। पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पिता मिले। ये खुशनसीबी तुम्हें किसके भाग्य से मिल रही है राजकुमारी राधा? आपके अलावा और कौन हो सकता है पिताजी? तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन ऐसा होगा कि पूरा राज्य देखता रह जाएगा। आखिर तुम पुत्री किसकी हो? राधा घोषणा करते हुए बोली, महान राजा योगेंद्रनाथ की। राजा की एक छोटी पुत्री भी थी। उसकी उम्र तो बस 11 वर्ष की थी, लेकिन वो बहुत ही साहसी और अपने हक के लिए लड़ने वाली थी। माँ, मुझे हमारे रसोइये का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो काम चोरी करता है। ऐसा मत बोलो मीरा, वो तुम्हारे पिताजी का खास रसोइया है। तुम्हारे पिताजी को उसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। आप पिताजी से इतना डरती क्यों है माँ? आपको भी तो पता है ना कि रसोइया अपना काम ठीक से नहीं करता। वो पिताजी के लिए तो अच्छे से अच्छा खाना बनाता है, लेकिन दूसरों के लिए एकदम बेमन से काम करता है। देखो पुत्री, जीवन में कुछ बातों पर ध्यान न देना ही ठीक रहता है और तुम भी ये बात जल्द से जल्द सीख लो।
ऐसा कहकर रानी ज्योत्सना वहां से चली गई। एक बार की बात है, राजकुमारी मीरा का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। राजा योगेंद्र ने एक बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया था। शाम को मेला समाप्त हुआ और सब महल में आ गए। राजा योगेंद्र ने अपनी छोटी पुत्री से खुद के लिए प्रशंसा की इच्छा से बात करना शुरू किया। राजकुमारी मीरा, तुम्हें मेला कैसा लगा? हमने खास तुम्हारे जन्मदिन पर आयोजित करवाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद हमारा नहीं, उस भगवान का करो जिसने तुम्हें हमारी बेटी बनाकर जन्म दिया और तुम्हें अवसर मिला कि तुम इतनी सुख सुविधा का आनंद ले सको। राजकुमारी मीरा को अपने पिता की ये बात समझ नहीं आई। मैं आपका मतलब नहीं समझी पिताजी। जरा सोचो पुत्री, अगर तुम हमारी बेटी नहीं होती और किसी मामूली व्यक्ति के घर में पैदा हो जाती तो तुम्हें ये सब कहाँ मिल पाता। ये सब तो हमारे भाग्य से ही तुम्हें मिल रहा है। मीरा ने अपने पिता का समर्थन नहीं किया। उसने बोला, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ पिताजी। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं और कभी हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस धरती पर सब अपने भाग्य का ही भोग रहे हैं। राजा को अपनी पुत्री की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने राजकुमारी मीरा से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारे भाग्य में था, इसलिए मिल रहा है? जी पिताजी, ये सच है। मेरे भाग्य में एक राजकुमारी बनना ही लिखा था, इसलिए मैं एक राजकुमारी जैसा जीवन बिता रही हूँ और मैं इसके लिए आपकी और भगवान की आभारी हूँ। लेकिन ये सब मेरे ही भाग्य का है। जैसे भैया के भाग्य में अच्छी शिक्षा लिखी थी, राधा दीदी के भाग्य में एक स्वयंवर। अब तक राजा ने अपना गुस्सा रोक रखा था, लेकिन अब वो आग बबूला हो गया। अपने शब्दों पर लगाम लगाओ, एहसान फरामोश लड़की। रानी ज्योत्सना बात संभालने के लिए अपनी पुत्री और पति के बीच में आ गई और मीरा को चुप कराने लगी। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? चुपचाप अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाओ और उनसे बहस मत करो। हमारी बात मानो और अपने पिताजी से क्षमा मांग लो। मीरा ने निडरता से अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मैं क्षमा क्यों मांगू? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। मैंने तो बस अपने दिल की बात कही है। मीरा की निडरता देख राजा और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। आप रहने दीजिए रानी, ये घमंडी लड़की ऐसे नहीं मानेगी। सिपाहियों, इस लड़की को एक दिन के लिए जेल में डाल दो। राजा ने अपनी फूल जैसी 12 वर्ष की राजकुमारी को जेल में डाल दिया। उसके इस फैसले पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। सब राजा से डरते थे। अगले दिन सिपाही मीरा को राजा के सामने ले आए। तो बताओ राजकुमारी, क्या अब भी तुम यही मानती हो कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है? मीरा के चेहरे पर कोई भी उदासी और चिंता नहीं थी। उसने फिर से निडरता से उत्तर दिया, जी पिताजी, मैं अभी भी अपनी बात पर अटल हूँ। आपके मुझे जेल में डाल देने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। राजा का गुस्सा अब उसके काबू में नहीं रहा। ठीक है, आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी मीरा को साधारण वस्त्र पहनाकर जंगल में छोड़ दिया जाए। देखते हैं तुम्हारा भाग्य तुम्हें कितनी सुख सुविधा दे पाएगा। ठीक है पिताजी, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। रानी ज्योत्सना की ममता ने उसे राजा से प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया।
आप हमारी बात सुनिए, वो हमारी छोटी पुत्री है। कृपया करके आप अपना फैसला वापस ले लीजिए। एक बार जो हमने कह दिया सो कह दिया। वो इस महल की राजकुमारी है, ऐसे जंगल में कहाँ जाएगी? जहाँ जाना है जाए, हमारा ऐसी घमंडी लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आपको अपनी राजकुमारी की इतनी ही चिंता हो रही है तो आप भी उसके साथ जा सकती हैं। राजा अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चला गया। ऐसा मत कहिए महाराज, रुक जाइए। राजा के आदेश से राजकुमारी मीरा को राज्य से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। राजकुमारी भूखी प्यासी 2 दिन तक जंगल में भटकती रही और चलते चलते एक नगर के पास आ गई। कोई है? हमें बहुत भूख लगी है। कोई है? हमारी सहायता करो। तभी वहां से सेठ धनी राम की सवारी निकल रही थी। मीरा धनी राम के सामने आकर बेहोश हो गई। अरे ये लड़की कौन है? ये यहाँ इस वक्त कैसे आ गई? सेठ धनी राम मीरा को अपने सुंदर से घर में ले आया। वो बहुत ही अमीर था और एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो अपनी पत्नी मीनावती के साथ रहता था। ये आप किसे ले आए हैं? मैं घर लौट रहा था और ये लड़की सामने आकर बेहोश हो गई। लगता है इसने कुछ खाया भी नहीं है और इसका बदन भी तप रहा था। आपने ठीक किया जो इस बच्ची को यहाँ ले आए। मीनावती मीरा का बहुत ध्यान रखने लगी और मीरा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? तुम्हारा बुखार तो ठीक हो गया है। अब कुछ पहले से बेहतर लग रहा है। सेठ धनी राम भी मीरा के पास आ गया और उससे पूछने लगा, तुम कहाँ से आई हो बेटी? हमें अपना पता बताओ, हम तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। ये सुनकर मीरा उदास हो गई और उसकी आंखें नम हो गई थी। मैं अपने घर नहीं लौट सकती और अगर लौट भी गई तो मुझे मेरे पिताजी कभी नहीं अपनाएंगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान हो गए। मीरा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? कौन सा पिता अपनी पुत्री को अपनाने से मना करता है? मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने भावुक मन से कहा, वही पिता जिसने अपनी पुत्री को खुद ही महल से निकाला हो। मीरा ने सेठ सेठानी को अपनी आप बीती बताई। मैंने तो ऐसा पिता पहली बार देखा है जिसने अपनी संतान को इतना बड़ा दंड दिया हो। एक हमारा भाग्य है कि हमारी संतान हमसे छिन गई और इस राजा ने खुद ही अपनी संतान को खुद से दूर कर दिया और जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। आप लोग परेशान ना हो, आपने मेरी बहुत सहायता करी है। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। सेठ सेठानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मीरा को रोकने लगे। तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। हाँ बेटी, तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हें अपनी संतान की तरह रखेंगे। हमारी भी एक पुत्री थी, लेकिन उसका अल्प आयु में निधन हो गया। हम दोनों पति पत्नी तब से बहुत अकेले हैं। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पुत्री लौट आई है। क्या तुम हमारी पुत्री बनकर हमारे साथ रहोगी? मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपको माता पिता स्वीकार करती हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, मुझे सहारा दिया। मैं आपकी जीवन भर सेवा करूँगी। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से मैं आप दोनों को माई बाबा कहूँगी।
तीनों भावुक होकर एक दूसरे के गले मिले। सेठ और सेठानी ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। जैसे वो अपने महल में रहती थी, बिल्कुल वैसी ही सुख सुविधा उसके लिए यहाँ भी उपलब्ध हो गई। ठीक है बाबा, आपने तो मेरे लिए इतना सुंदर और आलीशान कमरा बनवा दिया, इसकी क्या जरूरत थी? हम चाहते हैं कि जैसे तुम अपने महल में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहो। व्यक्ति अपनी संतान के लिए ही तो कमाता है बेटी, और उसके लिए ही खर्च करता है। और अब तुम हमारी संतान हो। मन कर रहा है इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लेकर रख दूं। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर की रौनक ही बढ़ गई है। पहले तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था, लेकिन जब से तुम आई हो तो अब जीवन जीने का मन करता है। मीरा सेठ सेठानी की ममता देख भावुक हो गई। समय बीता और अब मीरा 18 साल की हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। एक दिन, आज तो बड़ा शुभ दिन है। आज हमारे राज्य के राजकुमार आर्य नगर में पधार रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वे राजकुमार कितने सुंदर और पराक्रमी हैं। चलो उनके दर्शन के लिए हम भी चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। तभी मीरा वहाँ आ जाती है। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? जाओ बेटी, तुम भी तैयार हो जाओ। हम राजकुमार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है माँ। मीरा सेठ सेठानी के साथ राजकुमार के दर्शन के लिए पहुंच गई। राजकुमार की नजर मीरा पर पड़ी और उसे अपनी पत्नी बनाने का ख्याल उनके मन में आ गया। एक दिन राजकुमार स्वयं सेठ धनीराम के घर पहुंच गए। राजकुमार आप यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता। क्या बात है? क्या हम आपके पुत्री से विवाह कर सकते हैं? राजकुमार, ये तो हमारी पुत्री का सौभाग्य होगा। लेकिन क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार। जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। मीरा हमारी पुत्री नहीं है राजकुमार, लेकिन हमने उसे अपनी पुत्री जैसा ही पाला है। उसकी परवरिश में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। हम मीरा से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार, हम एक बार मीरा से इस बात की सहमति लेना चाहते हैं। ठीक है, मीरा का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। धनीराम ने मीरा को राजकुमार का प्रस्ताव बताया। बेटी, तुम्हें अपना फैसला करने का पूरा अधिकार है। तुम एक राजकुमारी हो, इसलिए हमें लगा कि पहले हमें तुमसे पूछना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमें आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारी राजकुमारी के जीवन में भले ही कितने कांटे क्यों ना बिछे हों, लेकिन इसके भाग्य ने अपना काम कर ही दिया। तुम ठीक कहती हो। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मीरा को हमारे जीवन में भेजा था। हम अपनी मीरा का विवाह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। सारा नगर देखता रह जाएगा। मीरा का राजकुमार आर्य से विवाह हो गया और राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ। वे राजा बन गए और मीरा राज्य की रानी। एक दिन मीरा उदास बैठी थी, तभी राजा आर्य वहां आ गए। क्या हुआ रानी? आप इतना उदास क्यों हैं? क्या आप हमारे साथ खुश नहीं हैं रानी मीरा? ऐसा नहीं है महाराज, हम तो यहाँ आपके साथ बहुत खुश हैं। तो फिर ये उदासी कैसी है? रानी मीरा राजा को अपने दिल का हाल बताती है। वो हमें कुछ दिनों से घर की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने हमारे आसपास ही हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत दूर हैं। बस इतनी सी बात। हम अभी आपको आपके मायके छोड़ आते हैं। थोड़े दिन वहीं रुक जाइएगा
और जब आपका मन करे वापस आइएगा। आपको शायद मेरे बाबा ने पूरा सच नहीं बताया और लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताऊं। देखिए, हमें पता है कि आप उनकी संतान नहीं हैं, लेकिन हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमने आपसे विवाह किया। एक और सच है जो मुझे आपको बताना है। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन मेरे विचार मेरे पिताजी से बिल्कुल नहीं मिलते थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं तो अपनी बात पर अटल रही और उनसे वो सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे अपने महल से बाहर निकाल दिया। राजा आर्य ये सुनकर हैरान रह गए। एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मीरा भावुक होकर बोली, जब एक व्यक्ति खुद को भगवान समझने लगता है तो उसे कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं देता। मेरे पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपने ये सब कैसे सहा रानी? आपकी जगह कोई और होता तो महल की सुख सुविधाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये परीक्षा मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है। मेरी माँ, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानकर उनके जीवन की कहानी को एक नई दिशा दे दी और उस मोड़ से मेरी कहानी भी बदल गई। सोचिए, अगर मुझे पिताजी नहीं निकालते तो हमारा विवाह कैसे होता? हमारे भाग्य में आपसे विवाह होना लिखा हुआ था रानी। आप संसार के किसी भी कोने में होती तब भी हम आपसे मिल ही जाते। हम आपके साहस की प्रशंसा करते हैं रानी। बस सारा खेल ही भाग्य का है महाराज। ये भाग्य ही है जो हमसे पहले जन्म लेता है। आप अपने मत में अटल रहीं और सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए आपने सब कुछ त्याग दिया। व्यक्ति को अपने सच के लिए संघर्ष करना चाहिए महाराज। आपने बिल्कुल ठीक कहा रानी। कुछ समय बीता और मीरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा आर्य बहुत प्रसन्न थे। एक दिन वे रानी मीरा के पास आए और उनसे बोले, हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के आने की खुशी में आप सारे राज्य, आप सारे नगर में अपने हाथों से सबको मिठाई बांटें। जैसी आपकी इच्छा महाराज। नगर के बाद आप जेल में भी मिठाई बंटवा दीजिएगा। हम चाहते हैं कि आज हमारे राज्य का हर व्यक्ति, चाहे वो नगरवासी हो या कैदी, पूरा नगर इस खुशी की मिठाई हमारी रानी के हाथों से खाए। आप एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे महाराज, हमें पूरा विश्वास है। हम जानते हैं इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है। हम चाहें तो हम आपको आपके राज्य लेकर चल सकते हैं। नहीं महाराज, वो मेरा कल था और मैं अपने आज में रहना चाहती हूँ। मेरे बाबा और माई मुझे आशीर्वाद देने जल्द ही महल में आ जाएंगे। जिन्होंने मुझे पाला है वो ही मेरे सब कुछ है। हम बस आपका मन पढ़ना चाहते थे रानी। हम भी नहीं चाहते कि जिस महल में आपका इतना अपमान हो आप वहां जाएं। नगर में मिठाई बांटने के बाद रानी जेल में कैदियों को मिठाई देने के लिए जा पहुंची। उसने देखा कि उसका सारा परिवार एक जेल में बंद था। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गई। माँ, भैया, आप यहाँ इस जेल में ऐसी हालत में? तुम कौन हो बेटी? सबने मीरा को पहचानने से मना कर दिया। क्या आपने हमें नहीं पहचाना? हम आपकी छोटी बेटी हैं, मीरा। ये देख संजय और माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, तुम जीवित हो। हमें तो लगा कि तुम अब इस दुनिया में ही नहीं रही। मीरा, तुम यहाँ की रानी कैसे बन गई? इस राज्य के राजा का हमारे साथ विवाह हुआ था और हमने एक पुत्र को जन्म दिया। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ। राधा दी कहाँ है? उसका तो विवाह हो गया। हम सब उसके विवाह में इतना व्यस्त थे कि ये भी ध्यान नहीं दिया कि राज्य पर हमला होने वाला था। तुम जब से गई
उसके 1 साल के अंदर ही हमारा सब कुछ लुट गया और तब से हम इस जेल में बंदी बने हुए हैं। और पिताजी वो कहाँ है? राजा अंधेरे से बाहर निकलकर आया और रोने लगा। ये रहा तुम्हारा भागा पिता, जिसने अपनी बच्ची को उसके घर से निकाल दिया था। देखो कैसी मार पड़ी कि वो महल, वो राज्य, सब कुछ छिन गया। हमारी बेटी का भाग्य तो देखो, वो तो जिंदा भी बच गई और रानी भी बन गई। उसके भाग्य में राजघराने का सुख लिखा हुआ था। आपने उसे भाग्य से अलग करने की कोशिश करी, लेकिन भाग्य ने उसे फिर से वही सब दे दिया। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और अपने परिवार को आश्वासन दिया। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको यहाँ से मुक्त करा दूंगी, ये मेरा वचन है। मीरा दौड़ते हुए राजा आर्य के पास पहुँच गई। आप अभी इसी समय मेरे माता पिता और भैया को आजाद करिए, वो आपकी जेल में कई सालों से कैद हैं। कौन माता पिता रानी? ये आप क्या कह रही हैं? आप शांत हो जाइए और रोना बंद करिए। हमें फिर से पूरी बात बताइए। मीरा राजा को सारी बात बता देती है। ये सुनकर राजा आर्य उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है रानी, हम आपके माता पिता को रिहा कर देंगे और उन्हें उनका राज्य भी लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रानी मीरा के कहने पर राजा आर्य मीरा के पूरे परिवार को आदर के साथ रिहा करते हैं और उनका राज्य भी लौटा देते हैं। हमें मालूम है कि हम तुम्हारी क्षमा के लायक नहीं हैं बेटी, लेकिन फिर भी हमें क्षमा कर दो पुत्री। हमने अपने गुस्से में, अपने घमंड में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अपनी फूल जैसी बच्ची को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। पिताजी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। हमें क्षमा कर दो पुत्री, हमने एक माँ का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर अपने राज्य लौट सकते हैं। आपका दिल बहुत नेक और विशाल है रानी। हमें आप पर गर्व है और हमें इस बात की खुशी भी है कि आपको आपका खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। हमें मालूम है कि आप किसी से कहती नहीं थी, लेकिन मन ही मन आप सबको याद करती थी। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे माता पिता और भाई को रिहा कर दिया। तभी राजा योगेंद्र अपनी पुत्री मीरा से कहता है, पुत्री, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ समय हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। और इस तरह राजा योगेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और रानी मीरा ने अपने अटल स्वभाव और नेकी दिली से सबका मन जीत लिया।